हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट टर्मिनल परीक्षा शुरू हो चुका है और कल हिंदी का परीक्षा होने वाला है। इसीलिए हिंदी का 110 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और आप बिहार के किसी भी ज़िले से हों, अगर इस 110 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपकी परीक्षा में हिंदी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये हमारा गारंटी है। तो इसे प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो भीमराव अंबेडकर हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। तो जाति प्रथा को माना है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग शुरू से लेके अंत तक देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये हमारा गारंटी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो जाति प्रथा है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि मूक नायक क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि मूक नायक क्या है। तो ये पत्रिका है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो भारतीय संविधान किसने लिखा है। तो भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो भीमाबाई था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक मनु कहा गया है। तो आधुनिक मनु किसे कहा गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था। तो रामजी सकपाल था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो बहिष्कृत भारत का किया था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो मध्य प्रदेश में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है।
तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु 1956 दिल्ली में हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है तो जाति प्रथा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो निबंध है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो जो अंबेडकर थे ये दलित थे, ये दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। तो 7,500 की थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की आंखों का तारा है। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है, तो खोखा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि मोटर कार को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है, तो खोखा से हो सकता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो खोखा के अनुसार ये बदल दिया था। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस पात्र की ने कही है। तो ये किसने कहा था, तो ये सेन साहब ने कहा था। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। तो 2 दांत तोड़ डाले। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि कौ की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। तो यहाँ पे देखिए कौ की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब के मित्र थे। सेन साहब के मित्र कौन थे, तो पत्रकार थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थीं। तो सेन साहब की 5 पुत्रियां थीं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उनका नाम क्या था, तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती था, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि खोखा को किससे कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा किसको कहते हैं। तो कासू को खोखा कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था।
तो बदरघाट पटना में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की मोटर कार काले रंग की थी। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 100% यही सब प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाला है, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इसे आप लोग एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि प्लेटो और कांट थे महान। यहाँ पे आपको बताना है कि प्लेटो और कांट थे महान, तो ये एक दार्शनिक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो ये भाषण है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। इसे आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मैक्स मुलर ने किया। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है, तो अपने देश भारत को माना है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है, तो यूनान से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो संस्कृत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि मुंडा किस देश की जाति है, तो जो मुंडा है ये भारत देश की जाति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप लोगों को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखना है। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद किस भाषा में करवाया, तो जर्मन भाषा में करवाया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि कंठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया, तो जर्मन भाषा में किया। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन हैं, तो भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है, तो मैक्स मुलर हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, तो 1783 ईस्वी में किए थे।
तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि किसे वाराणसी के पास सोने से सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था, तो किसको मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स था, तो वारेन हेस्टिंग्स कौन था, तो ये भारत का गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था, तो विल्हेम मूलर था। इसे आपको याद रखना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि हरकस थे, यहाँ पे आपको बताना है कि हरकस कौन थे, तो ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि दारिस क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि दारिस क्या है, तो दारिस सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो द्विवेदी जी से किसने पूछा था, तो छोटी लड़की ने पूछा था। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति किसकी है, तो ये जो युक्ति है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की युक्ति है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि महाभारत क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि महाभारत क्या है, तो महाभारत पुराण है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, तो जो बंदरिया है ये मनुष्य की आदर्श नहीं बन सकती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न है कि शिक्षक का अर्थ होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है, तो मोम होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है कि नख किसका प्रतीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो नख यानी नाखून है ये किसका प्रतीक है, तो ये पशुता का प्रतीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न है कि अशोक के फूल किनकी रचना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक की फूल किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है कि द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों को नाखून की जरूरत कब थी, यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों को नाखून की जरूरत कब थी, तो जब मनुष्य जंगली था तो उसे नाखून की जरूरत थी। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर। 63 नंबर प्रश्न है कि नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, यहाँ पे आपको बताना है कि नखधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की तरफ चल पड़ा है, तो एटम बम पर भरोसा करके आगे की तरफ चल पड़ा है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर। 64 नंबर प्रश्न है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, यहाँ पे आपको बताना है कि देवताओं के राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, तो भगवान इंद्र को संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर।
65 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था, तो तलवंडी ग्राम में हुआ था। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि रही रास किसकी रचना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रही रास किसकी रचना है, तो गुरु नानक की रचना है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है, तो राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि सिख धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन हैं, तो गुरु नानक देव हैं। इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मा का निवास स्थान है। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रह्मा का निवास स्थान क्या है, तो हृदय है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म स्थान है। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है, तो तलवंडी लाहौर है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो ये कृति है ये गुरु नानक की कृति है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है, तो ये पाकिस्तान में अवस्थित है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं, तो गुरु नानक के रचनाओं के संग्रह को गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, तो राम नाम के बिना यहाँ पे देखिए यहाँ पे जन्म लेना व्यर्थ है। तो यहाँ पे देखिए भगवान यहाँ पे राम होगा राम नाम के बिना। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए, तो रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे, तो सवैया छंद में सिद्ध थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी, तो स्वामी विठल नाथ ने दिया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो राधा कृष्ण को कहा है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि रसखान की रचना काल किसके समय का है। यहाँ पे आपको बताना है
कि रसखान के रचना काल के समय किस राज्य काल का है, तो जहांगीर के राज्यकाल का है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि रसखान किसके इष्ट थे। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान किसके इष्ट थे, तो भगवान कृष्ण के इष्ट थे। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न है कि रसखान को किसने शिक्षा दी, तो स्वामी विठलनाथ ने दिया। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि रसखान ने चितचोर किसे कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान ने चितचोर किसे कहा है, तो भगवान कृष्ण को कहा है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर प्रश्न है कि घनानंद कवि हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद कवि हैं। तो जो घनानंद है ये रीति मुक्त कवि हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है कि घनानंद की भाषा क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर प्रश्न है कि कवि ने प्राजन्य किसे कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि ने प्राजन्य किसे कहा है, तो बादल को कहा है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है कि सुजान सागर के रचनाकार हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सुजान सागर के रचनाकार कौन हैं, तो रसखान है, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है कि कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि घनानंद ने किस मार्ग को सरल कहा है, तो प्रेम मार्ग को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि घनानंद किस बादशाह के यहाँ पीर मुर्शिद का काम करते थे। यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद किस बादशाह के यहाँ पीर मुर्शिद का कार्य करते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ करते थे। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है कि प्रेम का पीर का कवि किन्हें कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेम का पीर कवि किन्हें कहा जाता है, तो घनानंद को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए। यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए, तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा मारे गए। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो प्रेमधन है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर। तो 95 नंबर प्रश्न है कि कवि प्रेमधन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि प्रेमधन को भारत में क्या नहीं दिखाई देता है, तो भारतीयता दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि हैं, तो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी पाठ के रचनाकार हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वदेशी पाठ के रचनाकार कौन है, तो प्रेमधन है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन ने किस समाज की रचना की। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन ने किस समाज की रचना की, तो रसिक समाज की रचना की, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन
प्रेमधन का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो मिर्जापुर में हुआ था। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है कि मंगमा क्या बेचती थी। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा क्या बेचती थी, तो मंगमा दही बेचती थी। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 101 नंबर, दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकारक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकारक कौन है, तो श्रीनिवास है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 102 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है। यहाँ पे आपको बताना है कि दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है, तो बहुओं को संदेश देती है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 103 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा किस भाषा में रचित कहानी है, तो कन्नड़ भाषा में रचित कहानी है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 104 नंबर प्रश्न है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी। इसमें से आपको बताना है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी, तो नजम्मा थी। और नजम्मा कौन थी, तो मंगमा की बहू थी। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 105 नंबर प्रश्न है कि बहू की दशा थी। यहाँ पे आपको बताना है कि बहू की दशा कैसी थी, तो मगरमच्छ थी। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 106 नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रकोप दिखाया गया है, तो किसे दिखाया गया है, तो उड़ीसा को दिखाया गया है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 107 नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि ढाते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 108 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी एक दिनहीन महिला थी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 109 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी, तो लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है कि गुड़ निधि कहाँ से लौटा था, तो गुड़ निधि कटक से लौटा था। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मण था। और लक्ष्मण कहाँ पे नौकरी करता था, तो कोलकाता में करता था। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे हिंदी के 110 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। और आप लोग बिहार के किसी भी जिले से हैं, अगर आप लोग कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 100% प्रश्न इसी में से आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिए। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।